नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज हम आपको रूबरू कराएंगे। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे सुशांत केस की। जी हां, तो एक बार फिर से सुशांत के बिस्रे की जांच हो रही है और इस जांच में एम्स के डॉक्टर ड्रग एंगल की भी जांच कर रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे जो कि कंगना रनौत से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, कंगना रनौत और शिवसेना के बीच तकरार के बाद कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। पिछले कई दिनों से कंगना और शिवसेना में गहमागहमी चल रही है और आखिर में बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर मुठभेड़ के दौरान बब्बर खालसा के 2 आतंकी पकड़े गए जिनसे भारी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। तो चलिए इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले बात होगी सुशांत केस की। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद 14 जून को उनकी बॉडी, आपको बता दें, कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाई गई थी और दोपहर को लाई गई सुशांत की बॉडी का रात तक पोस्टमार्टम कर दिया गया था। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। पोस्टमार्टम के बाद सुशांत का बिस्रा जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। बिस्रा की जांच कर रही एम्स की मेडिकल टीम केस को सुलझाने में मदद कर सकती है। एम्स की फॉरेंसिक टीम सुरक्षित रखे गए सुशांत के बिस्रे का टेस्ट कर रही है। मेडिकल टीम को शक है कि कहीं सुशांत को जहर तो नहीं दिया गया था। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड और सुशांत केस के लिए गठित मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि जांच 10 दिन के अंदर की जाएगी और रिपोर्ट भी जल्दी ही आ जाएगी। इस मामले को लेकर मेडिकल बोर्ड की अगली मीटिंग 17 सितंबर को होगी। तो वहीं दूसरी तरफ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस समय सुशांत केस में ड्रग्स एंगल से छानबीन करने में जुटी है। वो रिया चक्रवर्ती से आज दूसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। हाल ही में रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती समेत 7 लोगों को ड्रग्स केस में गिरफ्तार भी किया गया है। रविवार को रिया चक्रवर्ती से टीम ने तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ की। केस में रिया का क्या रोल रहा, इस पर उनसे सवाल जवाब किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने बॉलीवुड के आपको बता दें कि कई लिस्टर्स ऐसे नाम हैं जिनसे ये जानकारियां दी जा रही हैं कि एनसीबी को साफ तौर पर, हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि रिया ने उन लोगों के नाम किस चीज में लिए हैं। दूसरी तरफ आज की पूछताछ में रिया से ड्रग्स रैकेट के शामिल तमाम लोगों की जानकारी भी ली जा रही है और कहा जा रहा है कि आज या कल रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल सुबह से रिया से पूछताछ चल रही है। मुंबई का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, रिया से पूछताछ चल रही है, बिस्रा की भी जांच की जा रही है। एम्स के जो डॉक्टर हैं जो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर इस रिपोर्ट को लाया जाएगा। 17 सितंबर को एक बार फिर से इस पूरे केस में नई एक थ्योरी निकलकर सामने आ सकती है। क्या कुछ और महत्वपूर्ण चल रहा है? हालांकि एम्स के डॉक्टर तो जांच कर ही रहे हैं, लेकिन मुंबई में फिलहाल किस तरह की गहमागहमी, क्योंकि रिया से आज दूसरे दिन भी एनसीबी की पूछताछ चल रही है। जी सुनील, सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से सुशांत की संदेहास्पद मौत हुई है, उसको लेकर मुंबई दिल्ली के एम्स की जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार बिस्रा रिपोर्ट की जांच कर रही है। उन तमाम डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। जिस तरह से बिस्रा रिपोर्ट की जांच चल रही है, ऐसे में बताया जाए कि 17 तारीख को जो है मेडिकल की बुलेटिन दी जाएगी। तमाम जानकारियां निकल के सामने की, ये जानकारी खास करके ये निकल के सामने आएगी कि क्या सुशांत को जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो वो चीजें बिस्रा की रिपोर्ट से साफ पता चल पाएगी। दूसरी तरफ आपको पता है, एनसीबी में लगातार रिया चक्रवर्ती दूसरे दिन पहुंची है। रिया चक्रवर्ती आज 1 घंटे पहले ही पहुंची है। जिस तरह से उनको 11 बजे तलब किया गया था, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती समय से पहले पहुंच गई। जाहिर तौर पर जिस तरह से कल रिया चक्रवर्ती 1 घंटे लेट पहुंची थी, उनकी पूछताछ के दौरान उनको जल्द छोड़ दिया गया था, लेकिन आज जो है 1 घंटे पहले पहुंची। लगातार जो है तमाम अधिकारी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि ड्रग्स की जांच के बाद जैद को, सौविक को और फिर शर्मन मिरांडा को जो है आमने सामने पेश किया जाएगा। तमाम जो बयानात दिए गए उसको रिया के सामने रखा जाएगा। रिया अगर पूरे बयानों को कबूल करती है या अपने दोष को मानती है तो जाहिर तौर पर रिया की गिरफ्तारी आज संभव है। जी, रिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चूंकि खबर ये भी है सत्यप्रकाश, कि रिया ने कई बॉलीवुड के ऐसे लोगों के नाम लिए हैं जो कि ड्रग्स के मामले में संलिप्त हैं। हालांकि ये लोग कौन कौन हैं इसकी अभी तक तो स्पष्ट तौर पर बात सामने नहीं आई है, लेकिन
कुछ लोगों के नाम जरूर लिए गए हैं बॉलीवुड में, ऐसे में उन लोगों की भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। और गिरफ्तारी की जो बात हो रही है, क्या माना जाए, वहां पर क्या कुछ माहौल है? क्या लग रहा है कि वाकई में रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी होगी? क्योंकि दिल्ली में तो अटकलें यही हैं कि जो वक्त जा रहा है, जो समय गुजर रहा है, बस वही रिया चक्रवर्ती जल्द से जल्द एनसीबी की गिरफ्त में होंगी। जी सुनील, देखिए जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के वकील पहले दिन ही कहे थे कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। प्यार करना अगर इस तरह से अपराध है तो जाहिर तौर पर उस अपराध के सजा भोगने के लिए रिया चक्रवर्ती तैयार है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ने खुद कहा था कि अगर मैं गिरफ्तार हुई तो उनको भी मैं बेनकाब करूंगी जो इसमें शामिल है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने कई लोगों का नाम बताया होगा या बताने वाली होंगी, क्योंकि उनके पास तमाम वो सारी जानकारी है। एनसीबी लगातार उस उद्देश्य से जांच कर रही है कि क्या यह मामला नेशनल है या इंटरनेशनल। तो तमाम लोगों के नाम सामने आएंगे। अगर बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कंगना रनौत ने भी कहा था कि अगर मैं मुंबई आती हूँ तो तमाम बड़े नामों का खुलासा करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे सुरक्षा चाहिए, जिसको लेकर तमाम बवाल महाराष्ट्र में मचा हुआ है। तो तमाम चीजें हैं जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के भाई सविक ने खुद कहा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। अब रिया चक्रवर्ती को यह बताना होगा कि वो ड्रग्स लेती थी, खुद के लिए लेती थी या सुशांत के लिए लेती थी या व्यापार करने के लिए लेती थी। दूसरी बात है, एनसीबी ये भी जानना चाहती है रिया चक्रवर्ती कितने मात्रा में ड्रग्स लेती थी। अगर ड्रग्स लेती थी तो उसके पैसे की लेन देन कैसे होती थी। ड्रग्स लेने का मेन डीलर कौन हुआ करता था, जो डीलर ड्रग्स देता था वो किसको किसको ड्रग्स। तो तमाम सवाल जो रिया के सामने रखे जाएंगे। हालांकि जिस तरह से एनसीबी लगातार इन तमाम जानकारी दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। अब तक करीब 4.5 करोड़ के जो है ड्रग्स बरामद हुई है, तमाम कैश हुए, फॉरेंसिक फॉरेन की करेंसी बरामद हुई है। तो जाहिर तौर पर लगातार इस पूरे मामले में बड़े हाथ है, बड़े लोगों का नाम आ सकता है जो रिया चक्रवर्ती के अंदर दबा हुआ। फिलहाल अब ऐसा माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जैसे मुंह खोलेंगी, जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी की तलवार जरूर लटकने वाली है। जी सत्यप्रकाश, एक थ्योरी ये भी है एम्स की तरफ से कि सुशांत सिंह राजपूत का इतनी जल्दी पोस्टमार्टम क्यों कर दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कूपर अस्पताल को ऐसी क्या जल्दी थी, या उन लोगों को ऐसी क्या जल्दी थी जो लोग वहां पर पहुंचे थे और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करा दिया गया। क्यों आखिर थोड़ा समय और नहीं दिया गया? देखिए, मुंबई पुलिस ने जिस तरह से एक बयान दिया था, उसमें मुंबई पुलिस ने कहा था कि परिवार, क्योंकि कोरोना का माहौल चल रहा है, परिवार को डेड बॉडी देनी है। इस तरह से मुंबई पुलिस ने कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर बनवाकर जो है जल्द से जल्द पूरे मामले में निपटारा करने की बात कही थी। ऐसे में जिस तरह से सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया है, जाहिर सी बात है सवालों के घेरे में। एक तो बिसरा रिपोर्ट का आता पता नहीं है, दूसरी बात है कि सुशांत की मौत की वजह का पता नहीं है, तीसरी बात है सुशांत की मौत कब हुई उस समय का पता नहीं है, चौथी बात है जब सुशांत हैंगिंग कंडीशन में थे तो मुंबई पुलिस को सबसे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं की गई। मुंबई पुलिस ने अगर इन्फॉर्म था तो मुंबई पुलिस ने पूरे मामले में तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस भी इस पूरे सवालों के घेरे में है। वहीं कूपर हॉस्पिटल के जो तमाम डॉक्टर जिन्होंने पीएम किया था वो भी सवालों के घेरे में। हालांकि ये भी बताया जा रहा था कुछ दौरान जो डॉक्टर पीएम करने वाले थे छुट्टी पे चले गए थे, उसके बाद उनको सीबीआई ने तलब किया। तो तमाम चीजें हैं जो सामने आ रहे हैं। हालांकि जब एम्स की फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है तो जाहिर तौर पे मामला खुल के सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सत्यप्रकाश, ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी अस्पताल को कि और पुलिस को इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा था कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। सुशांत सिंह तो चले गए, वो उन्होंने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन अब जल्द से जल्द उनके बाकी क्रियाकलापों को भी कर दिया जाए। क्यों इंतजार नहीं किया गया, ये भी तमाम सारे जो सवाल हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। बने रहिएगा सत्यप्रकाश, अगली भी खबर पर आपसे बात करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेताओं के बीच जुबानी जंग खत्म नहीं हो रही है। संजय राउत और कंगना के बीच आर पार के बीच जो लड़ाई है वो लगातार देखने को मिल रही है। अभिनेत्री 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं। शिवसेना कार्यकर्ताओं की ओर से हुए कुछ प्रदर्शन के बीच अब कंगना को केंद्र सरकार की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। यानी अब कंगना जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगी तो उनके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई यह सुरक्षा, वो आपको बता दें, वीवीआईपी इस सुरक्षा में आते हैं, जिनके इसके तहत 11 सुरक्षाकर्मी उनको मिले होंगे। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2
पीएसओ भी शामिल होते हैं। बीते साल ही केंद्र सरकार ने करीब 11 से अधिक लोगों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शामिल हैं। यानी अब कंगना के साथ साथ 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी मौजूद रहेंगे, पुलिसकर्मी होंगे। कुल जवानों की जो संख्या रहेगी इस पूरे कारवां के दरमियान 11 होगी। आपको ये बता दें कि बीते दिनों से ही कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। कंगना ने सुशांत मामले में लापरवाही और ड्रग कनेक्शन को लेकर मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से निशाना साधा गया। फिर शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कंगना के पुतले फूंके और मुंबई न लौटने को कहा। ऐसे में अब कंगना को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी लगातार मुंबई से बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, इस मामले में तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत की जीत हुई। उन्होंने जैसे कहा था कि मुंबई किसी के बाप की नहीं, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन बाकी मैं सरकारी एजेंसियों से और सरकार से ये गुहार लगाती हूं कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा तो नहीं दी, लेकिन दिल्ली सरकार ने सुरक्षा जरूर मुहैया करा दी। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से कंगना रनौत लगातार एक के बाद, अगर यूं कहें तो पिछले 3 दिनों में कम से कम दर्जन भर उन्हें ट्वीट किया है, वो सारे ट्वीट का जवाब महाराष्ट्र सरकार बखूबी देते आ रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार के ऊपर यह सवाल उठता है कि महाराष्ट्र सरकार सिर्फ कंगना रनौत को जवाब देना जानती है या महाराष्ट्र में तमाम मुद्दे जिस पर जवाब देना चाहिए। अगर कहें तो महाराष्ट्र में अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में सबसे जरूरी दायित्व बनता है महाराष्ट्र सरकार का जवाब देना। महाराष्ट्र सरकार कोरोना पे जवाब देती नहीं है, कंगना रनौत का जवाब लगातार देते जा रही है, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार पर भी इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात, कंगना रनौत एक एक्ट्रेस है, उनकी वो एक पब्लिसिटी स्टंट है, एक गाहे बगाए जब भी मौका मिलता है कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों। हमारे साथ शीतल खांडल भी मौजूद हैं फोन लाइन पर। शीतल जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। शीतल जी, कंगना रनौत और महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये शिवसेना के बीच या महाराष्ट्र सरकार के बीच जो विवाद चल रहा है, ट्विटर वार चल रहा है, इन सबको आप किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि ये पूरा वाकया जो है सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़ा हुआ है। हालांकि अब कंगना रनौत ने जो साफ तौर पर कहा था कि मैं मुंबई जरूर आऊंगी, कोई रोक सके तो रोक ले, और ऐसे में सुरक्षा भी उनको मुहैया करा दी गई है। आप किस तरह से इस पूरे वाकये को देख रही हैं? कंगना जी का जो शुरुआती बयान था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को ही पूरा ऐसा ठहराया था कि मुझे डर लग रहा है, मतलब मुंबई पुलिस से। तो बेसिकली सुशांत केस तो आज उठा है ना, इससे पहले तो मुंबई पुलिस काम कर रही थी। मतलब आज उनकी नजर में मुंबई पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है, तो वो पूरे डिपार्टमेंट को गलत ठहराया उन्होंने जी। मतलब एक नॉर्मल वे में देखिए, आप किसी डिपार्टमेंट को गलत नहीं ठहरा सकते। अगर वो पर्टिकुलर केस में अच्छा काम नहीं भी कर रहे, तो वो कुछ एक लोग होंगे जो अच्छा काम नहीं कर रहे। उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट पे उंगली उठाई। अब डेफिनेटली फिर शिवसेना अध्यक्ष जी ने भी, जो रावत साहब है, उनका भी ये कहना है मुंबई में मत आइए, क्योंकि आप भी किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते। मुंबई सबकी है, जो यहाँ रहता है वो सबकी है जी। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम बड़ी बचकानी हरकतें लग रही है मुझे, कंगना जी के साइड से भी और यहाँ से भी। यहाँ पे मैं शिवसेना वर्ड नहीं बोलूंगी, क्योंकि बयान सिर्फ एक अध्यक्ष जी का था, तो मैं पूरी शिवसेना को नहीं बोल सकती। शीतल जी, आपने कहा कि पूरे डिपार्टमेंट पर उन्होंने सवाल उठाया। देखिए, कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मान लिया सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ अधिकारी, आपने ही कहा कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे होंगे जो कि काम नहीं किया, हो सकते, लेकिन जाहिर तौर पर पूरे सिस्टम को उन्होंने कहीं ना कहीं दागदार किया ना। अब ऐसा तो है नहीं कि उनको चिन्हित कर लिया गया, वही ये लोग आरोपी हैं, अभी ऐसा तो नहीं। बाकी तो सब अभी तो घालमेल है, पूरे इस कुएं में भांग घुली हुई है कि कौन है, उनको निकाला जाएगा, पता करा जाएगा, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन अगर उन्होंने सवाल उठाया भी था, तो क्या बाकी मुद्दों को छोड़कर या बाकी चीजों को छोड़कर संजय राउत एक बड़े पद पर हैं, वो सांसद हैं, बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं, एक पार्टी की सरकार है जी, लेकिन ऐसे मामलों पर क्या उन्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? कंगना रनौत ट्वीट कर रही हैं, पुलिस पर सवाल उठा रही हैं, ये जांच का विषय है। सीबीआई, एनसीबी या ईडी पूछताछ कर रही है, वो जांच एजेंसियों का मसला है। अगर इस तरीके को ऐसे भी अगर जोड़ा जाए कि अगर एक ट्वीट कंगना रनौत करती हैं, दूसरा ट्वीट संजय राउत करते हैं, फिर कंगना करती हैं, फिर संजय राउत करते हैं, तो मामला जाहिर सी बात है सुर्खियों में आएगा, और सुर्खियों में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह की बातें ही होंगी, पार्टी बनेगी। जैसे मैंने बोला ना कि बचकानी हरकतें लग रही है जी।
चाहे वो कंगना जी के साइड से हुई हो या रावत साहब के साइड से हो, जी। कुछ नहीं है, गुस्सा है और आपस में इस तरह से निकल रहा है। कल और को मसला अगर ये है कि कल को मीडिया में शीतल जी, खबर अगर बन गई है आप भी बस। कोई ट्वीट करती हैं किसी भी तरह के मसले को लेकर, सवाल उठाती हैं, और फिर आपको ये बोल दिया जाता है कि आप मुंबई मत आइएगा या मुंबई आपके रहने के लायक नहीं है, आप क्या करेंगी? पहली बात तो मैंने कहा ना आपसे कि रावत साहब ऐसा बोल ही नहीं सकते। ना तो कंगना जी को डिपार्टमेंट पे उंगली उठानी चाहिए थी, ना रावत साहब को ये कहना चाहिए था कि आप मुंबई मत आइए। जी दोनों ही बहुत, क्या बोलूं मैं, बचकानी ही हरकतें कर रहे हैं। जी। मतलब पता नहीं, ठीक है अभी नहीं तो क्या कुछ माना जाए, इस हरकत के पीछे की वजह क्या है, आप क्या मानती हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, आप भी इस तरह की बातें कर रही हैं कि बचकानी हरकतें हैं। राउत साहब आखिर क्यों इस तरह अंदर घुसे जा रहे हैं और कंगना रनौत क्यों लगातार ट्वीट कर रही हैं? वजह क्या मानती हैं आप? मुझे तो इतना पता है कि जब कोई इंसान ज्यादा ही सुर्खियों में आने लगता है तो एक तरह से वो पॉलिटिक्स में आने लगता है। जी, तो आप मानती पता हैं कि नहीं, हो ऐसा तो सकता है। नहीं कंगना रनौत कहीं राजनीति में आने वाली हो? अब वो तो वही बेहतर जाने हैं। कल को अगर आ जाएगी तो मेरा बयान सही साबित हो जाएगा। जी। मुझे तो सच लग रहा है, क्योंकि चलिए शीतल जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, तो कंगना रनौत और शिवसेना के एक बड़े नेता, दिग्गज नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग, लेकिन इस जंग में आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक भूमिका अदा करते हुए वायु श्रेणी की सुरक्षा कंगना रनौत को मुहैया करा दी है। सत्यप्रकाश, आपने भी सुना, शीतल जो अभिनेत्री थी वो भी इस बात को कह रही थी कि देखिए, इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ बचकानी हरकतें हो रही हैं, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट चल रहा है, चाहे वो राउत साहब की ओर से हो या रनौत की ओर से हो। देखिए, शुरुआती दौर में अगर बता दें कि कंगना रनौत ने जो ट्वीट किया था वो कहीं न कहीं एनसीपी और महाराष्ट्र सरकार को मदद करने वाली बात थी। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट में लिखा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो है ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, हर पार्टी में ड्रग्स का जो है सेवन किया जाता है। ऐसे में हमें तमाम जानकारियां, लेकिन उसके लिए अगर मुझे केंद्र सरकार या राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया करवाती तो मुंबई में आके तमाम खुलासे कर सकती हूँ। अब ऐसे में शिवसेना सरकार का एक दायित्व बनता था कि कंगना रनौत की सुरक्षा मुहैया करवाया जाए और वहां के एनसीपी के सामने तमाम जो जानकारियां थी शेयर कर देती। ऐसे में एनसीपी की भी मदद हो जाती और सरकार की भी मदद हो जाती। लेकिन इसको न मानते हुए संजय राउत साहब ने उनको मुंबई में आने से ही मना कर दिया। उनको मुंबई पुलिस से डर लगता है। मंशा तो सत्यप्रकाश यही थी ना, जाहिर तौर पर मंशा तो यही थी, टारगेट तो उन्होंने बॉलीवुड को किया, लेकिन राउत साहब तो उस मामले को मुंबई पुलिस से जोड़कर देखने लगे और पूरे मामले को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। स्थिति ये हो गई कि अब वायु श्रेणी की सुरक्षा के बीच अभिनेत्री पहुंच रही है मुंबई। ये भी अपने आप में एक अलग तरह की घटना है। जाहिर तौर पर सुनील, जिस तरह से केंद्र सरकार ने आज जो है कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है, तो ये कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार को तमाचा है। महाराष्ट्र सरकार को तमाचा मारकर इस तरह से व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र सरकार अगर इस तरह की व्यवस्था खुद कर देती तो जाहिर तौर पे अब तक जितने ट्वीट खेल रहे थे शायद चीजें खत्म हो जाती, लेकिन ये नहीं किया। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र सरकार को इस पूरे मामले में जवाब देना होगा। और दूसरी बात, कंगना रनौत अगर आती है, कुछ ये नेता इस तरह के कोई कदम उठाते हैं तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में घिरेगी। सत्यप्रकाश, अगर बाय द वे महाराष्ट्र सरकार, मान लिया कंगना रनौत पहले भी रह रही थी मुंबई में, अगर उसी तरह से रहती और ये एक ट्वीट ये भी कर दिया जाता कि आप आइए, आपकी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होगा, आप जैसे पहले रहती थी उसी तरह से रहेंगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई भी सवाल उठा सकता है, बशर्ते आप इस तरह की जो चीज़ें कर रही हैं, उन तमाम सारी चीज़ों को, उन प्रक्रियाओं को लेकर एक ट्वीट कर दिया जाता तो शायद आज इस तरह की नौबत नहीं आती कि केंद्र सरकार को वाई श्रेणी और जेड श्रेणी की जो सुरक्षा है उसके बारे में नहीं सोचना पड़ता। खैर, जैसा कि आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर तमाचा है, जाहिर सी बात है ये एक बड़ा तमाचा है। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज मुठभेड़ के बाद बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि उसने भूपेंद्र उर्फ दिलावर सिंह निवासी लुधियाना और कुलवंत सिंह निवासी लुधियाना को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इनमें 6 पिस्टल और 40 गोलियां भी शामिल हैं। ये दोनों पंजाब में कई केसों में वांछित चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के दौरान बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने ये जानकारी दी है कि उनसे भूपेंद्र उर्फ दिलावर निवासी लुधियाना और कुलवंत सिंह निवासी लुधियाना को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया और इनके पास से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, मुठभेड़ के दौरान एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के ये जो आतंकी हैं इनको गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है उनको एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है, क्योंकि बब्बर खालसा इंटरनेशनल को जिन वो 2 आतंकी थे उनको कहीं ना कहीं अरेस्ट किया गया और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद जरूर हुआ है और 6 पिस्टल और 40 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि काफी बड़ी कह सकते हैं कोई हरकत करने की फिराक में थे और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी मिल चुकी थी। बस दिल्ली पुलिस इनको अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रही थी। जैसे ही इनकी जानकारी दिल्ली पुलिस को मिल पाई है वैसे ही इनको अरेस्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, मगर जैसे ही इनके कह सकते हैं इन्होंने कोशिश भी की थी पुलिस के ऊपर हमला करने की, मगर हाँ पुलिस ने इनको नाकाम करके अपने कब्जे में ले लिया। कहीं ना कहीं ये जरूर है जिस तरीके से बब्बर खालसा के जो आतंकी है ये कहीं ना कहीं एक काफी बड़ी वारदातों के अंदर इनके ये रोल रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को जिस तरह की कामयाबी मिली है ये एक चाहनी जरूर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इनके पीछे काफी दिनों से लगी हुई थी। जी राजीव, आखिर कब, कैसे और कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है इन आतंकियों की? देखिए दिल्ली के अंदर कहां से हुई है ये जानकारी अभी पुलिस ने अभी एक खुलासा नहीं किया है कि कहां से इनको अरेस्ट किया गया, मगर हाँ ये जरूर है किसी आपको और जानकारी लूंगा, लेकिन राजीव रंजन इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। जी धन्यवाद। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली में आज मुठभेड़ के दरमियान। स्पेशल जो टीम है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, उसको बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आप किस तरह से देखते हैं इस गिरफ्तारी को? ये देखिए, ये आप हम सबों को पता है कि एक हमारे पाकिस्तान की तरफ से एक निरंतर उनका एक बहुत ही डेंजरस प्रयास रहता है कि इस प्रकार के जो फोर्सेस हैं अपने कंट्री में उसको वो आगे बढ़ा करके अपने देश में अशांति फैलाना चाहते हैं जी। और मुझे लगता है क्या कि ये अच्छी सुखद संयोग है या हम सबों का ये देश का ये मतलब सौभाग्य है कि पुलिस की जो एक्टिवनेस है उसकी वजह से इस प्रकार के जो फोर्सेस हैं उनको सफलता नहीं मिल रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को अब इस दिशा में बहुत ही मजबूती से प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारा जो ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसकी वजह से हम उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं अगर आप उनके पास तक नहीं पहुंच पाते हैं तो बहुत बड़ी हादसा भी हो सकती है। बिल्कुल, ऐसे में मुठभेड़ के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। राजीव रंजन जी, ये जो इनसे गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं, एक बड़ी साजिश को तो नाकाम किया स्पेशल सेल ने। अगर किसी भी तरह की कोई चूक हो जाती तो बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे ये दोनों आतंकी। जी हाँ, ये देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह है कि आखिर ये लोग इतनी बड़ी तादाद में आर्म्स एंड एम्यूनिशन कहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। जी, मुझे लगता है कि इनका जो सप्लाई चेन है उसको ब्रेक करने की जरूरत है। जी, नहीं तो ये बड़ा उतना आसान नहीं है कि आप सारे सिस्टम के रहते हुए इतने सारे लेवल पे अलर्टनेस है, इंटेलिजेंस इनपुट्स है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, इसके बावजूद इस प्रकार के डेंजरस आर्म्स एंड एम्यूनिशन उनके इन जो हमारे इस प्रकार के जो अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स है उनके पास पहुंच जाता है। ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। हमें इसका सप्लाई चेन को हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो एक क्रिटिकल फेलियर की कैटेगरी में भी हम इसको रख सकते हैं। लेकिन हम तो लगातार ये सुनते हैं कि हाईटेक हो गई है पुलिसें, बाकी राज्यों ने अपने स्तर पर ऐसी कवायदे कर दी हैं कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा। कोई अगर इस तरह की हिमाकत करेगा तो उसको तत्काल प्रभाव से उसका सबक सिखाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से भी हम ये बयान सुनते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं देखते हैं, जब ऐसे ऐसे आतंकियों को हम गिरफ्तार करते हैं अपने ही बीच और बड़े असले उनके पास अत्याधुनिक असलों से वो जब लैस होते हैं, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कहां से इनके पास पहुंच गए। क्या हमारा खुफिया तंत्र बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, फेल हो चुका है? फिर कहां हाईटेक हुए हम?
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि इस प्रकार की हमारी जिस प्रकार की हम बातें करते हैं, जो हम अलर्ट इश्यू करते हैं, इसके बावजूद हमारे ढेर सारे प्रयासों के बावजूद अगर इस प्रकार के जो डेंजरस आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, जो इस प्रकार के अनस्क्रूपुलस फोर्सेस हैं, उनके हाथों पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्या कि जो सबसे बड़ी मुझे लगता है ऐसा कि मैं जो फील करता हूँ एक पत्रकार के रूप में, हमारा जो अपना इंडिपेंडेंट व्यू है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम चूंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते हैं, अगर कोई जी लैप्स होता है तो उसके बाद अगर हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को बहुत हद तक रोका जा सकता है। जी और मुझे लगता है कि हम आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सरकार में जो लोग हैं वो भी ऐसा सोच रहे होंगे और वो प्रयास भी कर रहे होंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हो रहा है तो ये निश्चित है कि हमें और बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजीव रंजन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। राजीव तिवारी, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार।